कि दाम क्यों गिरे थे? इसका मांस लेके जाते थे, इसलिए ये मांस ज्यादा संख्या में मांस लग गया था। क्यों जाने लगा था ज्यादा संख्या में? क्या किस चीज का रोल था यहाँ पे कि पहले कम जा रहा था? जानवरों को नहीं लेके जाते थे, उनका मांस लेके जाते क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई। समझो पॉइंट, समझो तुम, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई दैट मीन्स रेफ्रिजरेशन की सुविधा हो गई। रेफ्रिजरेशन नहीं था तभी तो जिंदा जानवर लेके जाते थे। मांस लेके जाएंगे तो वो भी रास्ते में खराब हो सकता था, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल होता है। तो यहाँ पे रोल प्ले किया टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो क्या हुआ, बल्क में वो ले जा सकते थे इजीली। तो उनको ये चीज़ भी खत्म कर दी कि हमें जिंदा जानवर ले जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बल्क में कब गया? आप ये तो बता रहे हो सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ी कैसे? उसका रीज़न क्या था? यहाँ पे हर जगह हमने अलग अलग रीज़न पढ़े हैं। देखो जब हमने फूड ग्रेन की बात करी थी तो वहाँ पे प्रोडक्शन क्यों बढ़ा था? क्योंकि फॉरेन से उसको इम्पोर्ट करना ज़्यादा सस्ता था, ठीक है। तो बाकी कंट्रीज ज़्यादा क्यों प्रोडक्शन कर रही थी? क्योंकि उनको कहाँ पे बेचना था? ठीक है, ब्रिटेन में, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में उनको सेल आउट करना था, इसलिए। यहाँ पे कारण क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी में जब इम्प्रूवमेंट होती है तो किस तरीके से, जो एक पेरिशेबल गुड था, पेरिशेबल गुड यहाँ पे क्या है, किस लिए हंसी आ रही है? पेरिशेबल गुड्स मतलब जो जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मांस जो है ऐसा प्रोडक्ट था कि वो लोग पहले क्या थे, जिंदा जानवर ले जा रहे थे, कोई फैसिलिटी नहीं थी। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, रेफ्रिजरेशन जहाज में मिलने लगा, तो क्या हुआ, जानवरों को मार के उनको स्टोरेज करके कोल्ड स्टोरेज में ले जाके वो लोग उनकी क्वांटिटी को बढ़ाने लगे, ठीक है। अब क्या है, एक तो स्पेस कम लेगा, ठीक है, स्पेस कम लगेगा तो क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी, और ऊपर से उनको ये टेंशन नहीं है कि वो चीज़ खराब हो सकती है क्योंकि रेफ्रिजरेशन है वहाँ पे। तो उसका फिर आउटकम क्या आया? जब इसकी सप्लाई भी बढ़ गई, दूसरी कंट्रीज में पहुँच गया फिर, ठीक है। तो इनका जो है प्राइसेस डाउन हो गया। प्राइसेस डाउन होने से क्या हुआ, जो वहाँ के लोग थे उनकी जो फूड हैबिट थी उसमें नॉनवेज ऐड हो गया। पहले वो लोग क्या खा रहे थे, सिर्फ, ठीक है। अभी ये चीज़ सस्ती हुई तो ये भी उनके फूड में ऐड हो गया और उनकी लाइफ जो है बेटर होने लगी। इससे वहाँ पे क्या हुआ, शांति की स्थापना होने लगी। मतलब ये है कि जब लोग खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, प्रॉस्परस होते हैं, तो क्या है, सोसाइटी अपने आप पीसफुल होने लगती है, ठीक है। आगे बढ़ो। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं सदी के आखिरी के दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था, हमें इस प्रक्रिया के सहायक पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। देखो क्या है, यहाँ पे दो चीजें आपको बता रहे हैं। एक तो ट्रेड तो बढ़ ही रहा था, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे हो रही थी उससे ट्रेड तो बढ़ ही रहा था और बाजार तेजी से फैलने लगे। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था, यानी कि जैसे हमने देखा प्रोस्पेरिटी आ रही थी, लोगों की लाइफ बेटर हो रही थी, चीज़ें उनको सस्ते दामों पे मिलने लगी थी, ट्रेड बढ़ने लगा था कंट्रीज के बीच में। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना होगा। क्या मतलब है इसका? क्लास से बाहर निकालूंगा मैम, वो जो परेशान कर रही है बार बार आके। क्या मतलब है इसका, इस लाइन का? कि हम इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। आई बात समझ में? यस। क्या हुआ, स्याह पक्ष क्या हुआ? स्याह पक्ष मतलब, स्याह क्या होता है, हिंदी तो आती होगी, स्याह वर्ड है ना यहाँ पे, स्याह। हम इस पक्ष को इग्नोर नहीं कर सकते, स्याह पक्ष को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब स्याह क्या होता है, एक काला। स्याह पक्ष मतलब एक तो है हमने पॉजिटिव पिक्चर देखी और स्याह पक्ष हो गया इसके नेगेटिव पार्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। नेगेटिव पार्ट क्या था इसका, कि जो कंट्रीज हैं एक दूसरे को गुलाम बनाने लगी थी, ठीक है, ट्रेड करने के बहाने ही तो हो रहा था ये सब। इंडिया में भी तो यही हुआ था। तो हम इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ट्रेड तो फ्लरिश हो रहा था, लोग प्रॉस्परस हो रहे थे, लेकिन साथ में लोगों की स्वतंत्रता छिन रही थी, लोग गुलाम हो रहे थे, कंट्रीज गुलाम बन रही थी, ठीक है। उपनिवेशवाद बढ़ रहा था, यानी कि
कॉलोनीज में कन्वर्ट कर रहे थे लोग, जहाँ उनको ट्रेड करना होता था, जहाँ सस्ता माल मिलता था, सप्लाई सस्ती होती थी, उसको अपनी कॉलोनी बना लेते थे यूरोपियन कंट्रीज पर्टिकुलरली। ठीक है। 19वीं सदी के आखिरी के दशकों में यूरोपीय की विजय से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। देखो क्या, ये तो हमने कल भी पढ़ा था कि जो आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन किस तरीके से आ रहे थे। जब लोग मूव करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो किस तरीके से लोगों की इकोनॉमिक, सोशल जो लाइफ होती है वो किस तरीके से चेंज होती है, लोगों को अडेप्ट करना पड़ता है अलग अलग इन्वायरमेंट में रह। तो ये सब चीज़ें तो हो ही रही थी। ठीक है। जब कंट्री टू कंट्री मूव करोगे, एक ही जगह रहोगे, तो एक ही तरीके के जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसको अडेप्ट करते हो। दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ की चीज़ों को अडेप्ट करोगे, कल्चरल भी चेंजेस भी होंगे, आपकी सोसाइटी के चेंजेस भी होंगे, सोशल चेंजेस भी होंगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो यहाँ पे आई रही थी और औपनिवेशिक समाज को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। जैसे इंडिया में क्या था पहले, जो चीज़ें थी इंडिया में या थोड़ी बहुत आसपास, मतलब पॉजिटिवली हम जो है ट्रेड कर रहे होंगे कहीं, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उससे क्या हुआ, पुर्तगीज आए, ब्रिटिशर्स आए, डचेस आए, तो उससे क्या हुआ, जो हमारा इंडिया का जो सम्मान था वो दूर दूर यूरोप तक जाने लगा। यूरोप तक जाने लगा मतलब हम भी जो है एक विश्व अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनते चले गए। ठीक है। लोगों ने क्या करा, यूरोपियन नेशंस ने क्या करा, जहाँ भी वो जिस भी कंट्री को कॉलोनी बनाते थे उसको वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ते चले जाते थे। ठीक है। क्योंकि ट्रांसफर कितने लार्ज स्केल पे ट्रांसफ़र करते थे वो सामान को, ट्रेड करते थे बहुत ज़्यादा, यहाँ से कितने बल्क में सिल्क जाता था, बाकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जाते थे। तो क्या था, इंडियन मार्केट जो है यूरोपियन मार्केट से डायरेक्ट कनेक्टेड हो रही थी, वहाँ पे डिमांड बढ़ रही थी इंडियन सिल्क की, पढ़ा था ना हमने। तो ये क्या था, जितने भी औपनिवेशिक देश थे ये सारे जो है ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट होते जा रहे थे। यस। जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी हैं, मानो उन्हें फुट्टा रखकर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिबंधी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्राय इस तरीके का सहारा लिया था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया। देखा है आपने यूरोप का, सॉरी अफ्रीका का मैप, बिल्कुल स्ट्रेट बॉक्सेस से बने हुए हैं कंट्रीज के, है ना। तो उसका रीज़न यही था जो यहाँ बनाया है, जो भी उस कंट्री को कंट्रोल करना चाहते थे, मतलब उसको अपना गुलाम बनाना चाहते थे, वो क्या करते थे, इस तरीके से एग्जैक्टली मेज़र करके जो है रीजन को आपस में बांट लेते थे। यही रीजन है कि अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं वो इतनी मतलब परफेक्ट बिल्कुल शेप में है, बॉक्सेस में, जैसे छोटे छोटे बॉक्सेस में कंट्रीज को डिवाइड किया गया है। क्योंकि एक्चुअल में इसी तरीके से अफ्रीका को जो है, अफ्रीका के अलग अलग पोर्शन को जो है, ये जो उन पे कंट्रोल कॉलोनी बनाने वाले जो देश थे उन्होंने इसको जो है डिवाइड किया था। ठीक है। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकत के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुका उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक में आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बनकर आया। देखो हमने देखा था ना, पहले स्पेन के कंट्रोल में था अमेरिका, लेकिन क्या हुआ, 1890 के आखिरी दशक के आखिरी तक आते आते अमेरिका भी जो है इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज को अपना गुलाम बनाने लगा था। ठीक है। और जो ब्रिटेन था वो तो चल ही रहा था शुरू से, बेल्जियम, जर्मनी, ये जो है नई पावर आ रही थी। ठीक है। ये भी जो है दूसरी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाने लगी थी। तो ये जो था ब्रिटेन फ्रांस का जो रीजन था कॉलोनी का, वो तो बहुत बढ़ता ही जा रहा था। अलग अलग कंट्रीज़ को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना कॉलोनी बना रखा था। उसके अलावा जो कंट्रीज़ एमर्ज हुई इस टाइम पे, उनके नाम आपको यहाँ पे बताए हैं हम। ठीक है। आगे पढ़ो। आइए देखें कि औपनिवेशिकवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधन पर क्या असर पड़ा। ये बॉक्स 2 पढ़ो। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टन स्टैनली का एक पत्रकार और खोजी थे। न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मशीनरी की खोज करने के लिए भेजा था। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति
स्टैनली भी हथियारों से लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाई लड़ी, अफ्रीका भूदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अवशेषों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। ऐसे भौगोलिक अवशेष केवल वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते, उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैलने लगी। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। मवेशी तो पता है ना आपको क्या होते हैं, पालतू जो जानवर होते हैं, ठीक है। इनमें ये बीमारी फैली तो उससे फिर क्या हुआ, लोगों की, देखो जानवर जो ये मवेशी होते हैं या तो क्या है, गाय है, भैंस है, ये रोजगार के साधन भी होते हैं लोगों के, ठीक है। तो जब इनको बीमारियां हो जाएंगी तो क्या होगा, जो लोग इन पे डिपेंड है इकोनॉमिकली, उनकी आजीवन का जो है खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। हाँ, यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय समाजवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में डाल दिया। ठीक है। एक बीमारी, ये तो हमने पहले भी स्टडी किया ना, बीमारी फैलने से किस तरीके से कंट्री को कॉलोनी बनाना इजी रहता था, ठीक है। एक और बीमारी आई, अब की बार क्या था, मवेशियों में प्लेग हुआ, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, फिर से हमें पता चलता है कि कितना मतलब वाइड स्प्रेड पे ये चीज़ें होती थी और फिर कॉलोनी बनाना दूसरी कंट्रीज को ईजी हो जाता था। यस। प्राचीन काल से अफ्रीका में जमीन की कोई कमी नहीं थी, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी व कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा है। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का कोई चलन नहीं था। ठीक है, ये अफ्रीका में की बात कर रहे हैं हम, अफ्रीका की स्टडी कर रहे हैं हम। पास्ट में क्या था, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम थी और रीजन बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा जो कॉन्टिनेंट है ना अफ्रीका, लोग तो कम रहते थे वहाँ पे और ज़्यादातर क्या करते थे, अपना ही काम करते थे। कोई किसी के लिए पैसों के लिए काम नहीं करता था, अपनी खेती बाड़ी करते थे, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए काम किया और दैट्स इट। उनसे इससे ज़्यादा वो लोग किसी के लिए पैसों के लिए काम नहीं करते थे, सेल्फ रिलायंट थे, ठीक है। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास जमीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या जरूरत है। ठीक है, जिनके पास खूब सारी लैंड है और खूब सारे उनके पास जानवर भी हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है किसी के लिए काम करने की, ठीक है। प्लेंटी में उनके पास लैंड है तो जितना मर्जी चाहे वो उगा सकते हैं। तो क्या था, बेसिकली उनके पास ऐसी कोई नीड की कोई कमोडिटी ऐसी नहीं लगती थी उनको जो उनको पैसे दे के खरीदनी पड़े। इसलिए वो लोग क्या करते थे, किसी के लिए जॉब नहीं करते थे, किसी के लिए वेतन वाला कोई काम नहीं करते थे, ठीक है। हाँ, 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों को दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते थे। ठीक है, लोगों को वहाँ पे मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें कि हम किसी के लिए पैसों में काम करें। अब जब ये यूरोपियन पावर्स थी, इनको लगा कि ये तो जो अफ्रीका, ये तो बहुत ही रिच कंट्री है, बहुत मिनरल्स है वहाँ पे, तो आपको पता ही है ना, गोल्ड और डायमंड्स, ये सब चीज़ें तो वहाँ पे है ही। तो इन लोगों ने क्या करा, वहाँ पे जाके इनको लगा कि हम अब जो है वहाँ पे खदानों का दोहन और बागानी खेती करेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था, इनके लिए कोई लेबर करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनको क्या लगता था, हमारे पास जब अपनी चीज़ें हैं तो हम आपके लिए काम क्यों करेंगे, ठीक है। तो ये इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे इनको कोई काम कर मतलब लेबर नहीं मिल रही थी इन लोगों को यहाँ पे, ठीक है। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन उन्हें बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था
जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। ठीक है, ये तो देखो, जो जो भी कंट्री कॉलोनी बनाती है तो सबसे पहला स्टेप क्या उठाती है, वो बहुत सारे कर लगा देती है, टैक्सेस लगा देती है लोगों को परेशान करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो उसको रीपे करने के चक्कर में हम इनसे काम करवाएंगे। बहुत सारे हथकंडे अपनाए, जिसमें से एक ये भी था कि उन्होंने क्या करा कि इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया, और जिसका भुगतान वो तभी कर सकते थे जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। ठीक है, तभी आप इसको रीपे कर सकते हैं, यानी कि बदले में आपको इन खदानों में या फिर बागानों में काम करना पड़ेगा। ठीक। काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिए ये गए। तो इंडिया में भी किया था, है ना, उत्तराधिकारी कानून बदल दिया था ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया में आए थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने सेम, जो यूरोपियन कंट्रीज पावर्स थी यहाँ पे जो कंट्रोल कर रही थी, उन्होंने यहाँ के जो है उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिए। इसका रीज़न क्या रहा होगा, ताकि जो ज़मीन है वो आगे से आगे दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र ना हो, इनके ऊपर कुछ बंदिशें लगाई जा सके, तभी तो काम करेंगे ना उनके लिए। हाँ। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई, अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कमरियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया, उन्हें खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, समझ में आ गया क्या करा उन्होंने। उन्होंने बोला कि अब जो ये प्रॉपर्टी है, लैंड है, ओनरशिप है, वो सिर्फ फैमिली में एक ही मेंबर को मिलेगी। अगर सपोज 4 लोगों की फैमिली है, एक के नाम प्रॉपर्टी होगी तो बाकी 3 लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाहर जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस तरीके के ये जो है कानून यहाँ पे लेके आए, और ज़बरदस्ती लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया। जो ये खान कर्मी थे, जो खानों में काम करते थे, इनको बाड़ों में बंद कर दिया गया, उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। क्यों? ताकि वो लोग भाग ना जाए वहाँ से, उनको काम करने वाले लेबर परमानेंट मिलते रहें। ठीक है। यस। तभी वहाँ रेंडर पेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। अफ्रीका में रेंडर पेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा था, मीट जो है इम्पोर्ट हो रहा था। जो ये इटालियन सैनिक थे, इनके सोल्जर्स थे, उनके लिए मंगवाया जाता था। और फिर अफ्रीका में किस तरीके से जो है ये रोग फैला, उसका ओरिजिन कहाँ से हो, वो हमें यहाँ पता चलेगा। ठीक है। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशिया देशों से आए उन जानवरों के जरिए यहाँ पहुंची थी। देखा बीमारी कैसे एक कॉन्टिनेंट्स पार करके एशिया से कहाँ पहुंची, अफ्रीका में। ठीक है, क्योंकि वहां से किसी जानवर का मीट लाया गया होगा, वो इन्फेक्टेड होगा तो सेम बीमारी जो है अफ्रीका में के जानवरों में फैल गई। ठीक है। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तक पहुंची। 5 साल बाद यह केप अफ्रीका का दूर दक्षिणी हिस्सा तक भी पहुंच गई। रेंडर पेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। मतलब कि इतना डिवास्टेटिंग था ये, कि मतलब कितने लार्ज स्केल पे था कि कम 90% जानवरों को इसने मार दिया इस बीमारी ने। हाँ। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए थे। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीका को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे कुचे पशु को भी अपने कब्जे में ले लिया। बचे कुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय औपनिवेशिकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम लेने का बेहतरीन मौका मिल गया। देखो, लैंड के लिए तो वो लोग नए नए कानून लेके आ ही रहे थे। पशुओं में ये बीमारी लग गई, दो ही तो चीज़ें थी उनके पास, या उनके पास अपने मवेशी थे और अपनी लैंड थी। लैंड के लिए उन्होंने नए नए जो है कानून बनाए, और पशु जो है बीमार हो गए, जो बचे कुचे जानवर थे वो भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए, ताकि इन लोगों के पास कोई जो है रोजी रोटी का साधन ही ना बचे, और ये फाइनली हमारी खदानों में, हमारे बागानों में काम करने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या था, वहाँ पे भी हमने पहले भी यही चीज़ पढ़ी थी ना, बीमारी आने से क्या था। और जो ये कॉलोनी बनाने वाली कंट्रीज थी, यूरोपियन पावर्स थी, इनको कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता था वहाँ जाके। सेम चीज़ यहाँ पे बीमारी फैली तो उनको वैसे ही लगा कि हाँ जानवर मर गए, जो इनकी आय का जो है मुख्य स्रोत था। ठीक है, आजीविका का मेन जो था उनका सोर्स था, तो वो भी चला गया। उसके बाद जो बच्चे कुछ थे वो भी कंट्रोल में कर लिया, तो फिर क्या है, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है उसको कंट्रोल करना
ईजी है, तो उनको गुलाम बनाना इन लोगों के लिए आसान हो गया। हाँ 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियां देखी जा सकती है। ठीक है, जहाँ पे पहले एक बीमारी फैल जाती थी, कोई ना कोई जो है ऐसी ट्रेजेडी हो जाती थी, और उसके बाद फिर उस कंट्री को पूरा ही गुलाम बना लिया जाता था। ये हमने पढ़ा अफ्रीका के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भारत। ठीक है, मार्क करो यहाँ तक।